आज के सेशन में हम लोग आर्टिकल 20, 21 और 22 के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट के जो सेशन हम लोग चला रहे थे उस सेशन का ये अगला हिस्सा होगा। इस सेशन में आज तीन महत्वपूर्ण राइट्स या तीन महत्वपूर्ण अधिकार की चर्चा करवाएंगे और इससे संबंधित जो तीन आर्टिकल है कौन कौन 20, 21 एंड 22 इसकी चर्चा करवाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं आर्टिकल 20। देखो आर्टिकल 20 है कि आपको अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण, अर्थात किसी अपराध में आप स्वयं को दोषी प्रमाणित न करो, इस बात के लिए आपको कुछ राइट्स मिले हैं। अर्थात कोई व्यक्ति, इसमें यह कहा गया कि जो आर्टिकल 20 है इसमें तीन क्लॉजेज हैं और इस तीन क्लॉजेज में यह बात कही गई है, पहले समझ लो बाद में नोट कर लेना, कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसके अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। बिना उसके अपराध के लिए दंड का मतलब यहां दो तीन क्लेरिफिकेशंस और भी करने होंगे कि अपराध में जो दंड की प्रक्रिया है, तो दंड की प्रक्रिया के अंतर्गत यह होता है कि जिस दिन आपने अपराध किया है उस दिन वो मुद्दा वो अपराध है या नहीं है, या इसको सिंपल सा कह लो, अपराध कर देंगे तब तो कंफर्म हो गया कि आपने अपराध किया है। मतलब आपकी जो कोई एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज जिस दिन आपने किया है उस दिन वो अपराध है या नहीं है, इसके हिसाब से तय होगा कि आपकी दोष सिद्धि, आपको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। अर्थात मान लो आपने किसी के लिए की कोई घटना या कोई एक्टिविटीज आज आपने की है, आज उसके लिए सजा कुछ भी नहीं है, मतलब आज वो अपराध की श्रेणी में नहीं था, लेकिन कल मतलब एक साल के बाद या कल ही, आज अपराध के कल तुरंत बाद सरकार ने घोषणा की और सरकार ने कह दिया कि जो एक पर्टिकुलर ये काम करने के लिए इतनी सजा होगी, आज से ये काम अपराध हो जाएगा। तो चूंकि ये काम आज आपने कर लिया है इसीलिए कल से कानून क्या बनेगा उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपको सजा नहीं दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो मैरिज एक्ट था, मैरिज में क्या कहा गया कि जो शादी की उम्र 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई लड़कियों के केस में, लड़कों के लिए तो 21 था ही। ऐसे कंसर्न्स में यह है कि जिस दिन सरकार ने घोषणा किया, जिस दिन वो गजट में नोटिफाइड हो जाए उस दिन के बाद तो शादी करना गलत होगा, लेकिन यदि सरकार ने घोषणा की है, ऑफिशियल गजट नहीं आया है, नोटिफिकेशंस नहीं आया है, ऐसे कंसर्न्स में जब तक कानून पारित नहीं हो जाए तब तक यदि किसी व्यक्ति ने शादी की है 18 साल तक तो वो वैध होगा, वो मान्य होगा। क्लियर ये मुद्दा? अर्थात ये हुआ कि जिस दिन आपने कोई कार्य किया है उस दिन यदि वो अपराध है तो ठीक है, यदि उस दिन अपराध नहीं है तो आपको अपराधी मानकर सजा नहीं दी जा सकती। एक दूसरा कंसेंसस इसी में यह बताता है कि यदि आपको सजा के तौर की बात करें, सजा भी आपको उस दिन अपराध के लिए जो सजा नियत की गई थी, अर्थात जो सजा डेडिकेट किया गया था उसी सजा से आपको सजा मिलेगी, उसी से आप पनिश्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज मान लो एक क्राइम के लिए, जो भी आप क्राइम करते हो, कुछ भी मान लो ABCD, इस क्राइम के लिए आज सजा है 6 मंथ और आज आपने ये क्राइम ये एक्ट कर लिया, कल 10 दिन के बाद या कल ही मान लो जस्ट टुमारो सरकार ने नियम बदला, कानून पारित हो गया और इसी एक्ट के लिए सजा हो गई 8 मंथ। अब ऐसे कंसर्न्स में आपने जिस दिन क्राइम किया उस दिन उसकी सजा कितनी थी? 6 मंथ। अब उसकी सजा हो गई है 8 मंथ। आपका फैसला आएगा 4 महीने के बाद या 1 साल के बाद। तो कंसर्न्स ये उठता है कि 4 साल के बाद 4 ईयर लेटर जब फैसला आएगा तो आपको कौन सी सजा मिलेगी, 8 मंथ वाला या 6 मंथ वाला? तो यहां इसमें एक प्रावधान किया गया है कि जिस दिन अपराध हुआ है या एक्ट हुआ है उस दिन जो सजा प्रवृत्त थी केवल वही सजा से आपको पनिश किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अर्थात उस दिन यदि 6 मंथ था तो 6 मंथ की सजा मिलेगी, 8 मंथ लेटर हुआ है इसलिए बाद जिस दिन यह लागू हो गया उस दिन से जो अपराध करेगा उसे इतनी सजा मिलेगी। हाँ, स्पेशली एक पॉइंट और भी ध्यान रखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेशली ये मेंशंस है कि उस दिन के सजा से अधिक नहीं मिल सकता। तो अधिक नहीं मिल सकने का मतलब ये हो गया कि अधिक नहीं मिलता है, इसका मतलब ये कंसर्न्स हो सकता है कि कम मिल सकता है। अर्थात जिस दिन आपने एक्ट किया, जिस दिन आपने क्राइम किया उस दिन जो सजा थी उससे अधिक सजा तो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन उससे कम सजा मिल सकती है। मतलब ये हुआ कि यदि आज आपने क्राइम किया और आज इस बात के लिए सजा 6 मंथ है, कल सरकार ने नियम बना दिया कि इसकी 8 महीने के बजाय 4 महीने की सजा होगी। अब जब 4 मंथ की सजा होगी और आपके जो डिसीजंस होंगे वो 4 साल के बाद होंगे, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के पास ये डिस्कशन होता है, कोर्ट के पास विवेकाधीन शक्ति होती है और आपके पास भी राइट होता है कि या तो 6 महीने की सजा मिले या 4 महीने की मिले, ये कोर्ट तय कर लेगी। अर्थात सामान्य अर्थ में जो कोर्ट है वो करती क्या है, सजा कम देती है, ज्यादा नहीं दिया जा सकता। तो संविधान में कम की चर्चा नहीं की गई है, केवल ये लिखा गया है कि जिस दिन एक्शन हुआ, जिस दिन एक्ट हुआ उस दिन जितनी सजा थी वही सजा मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो ज्यादा नहीं मिल सकने का मतलब ये कि कम तो मिल ही सकता है, तो इसीलिए इस बात को कहा जाता है कि जो सजा उस दिन प्रवृत्त थी उस सजा से कम सजा आपको मिल सकती है। ये क्लियर हुआ?
इसी में कंसर्न इसका अर्थ यह भी होता है कि जो सरकार है वो रेट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं बना सकती क्रिमिनल के केस में, और चूंकि ये जो मुद्दा है 20, 21 और स्पेशली 22, ये दोनों ही कंसर्न प्रायः क्रिमिनल केसेस से संबंधित होते हैं। और जब क्रिमिनल केसेस से संबंधित होंगे तो इसका मतलब होगा कि सरकार इसमें रेट्रोस्पेक्टिव कानून भी नहीं बना सकती। अब थोड़ा समझ लो कि रेट्रोस्पेक्टिव कानून क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव कानून क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव कानून का मतलब यह होता है कि वो पूर्वलक्षी या पूर्वगामी कानून, अर्थात ये होगा कि कानून तो आज बनाया है लेकिन कानून को लागू हम 2 साल पहले से कर देंगे या 5 साल पहले से कर देंगे। ऐसा केवल सिविल मामले में ही हो सकता है, तो क्रिमिनल मामले में नहीं हो सकता। क्रिमिनल मामले के लिए जब भी सरकार कानून बनाएगी तो सरकार कानून हमेशा ही प्रोस्पेक्टिव बनाएगी। प्रोस्पेक्टिव का मतलब हमेशा जिस दिन कानून बनाया गया है उस दिन से या उसके बाद के दिन से लागू होगा, पुराने दिन से लागू नहीं हो सकता। अब यह एक प्रश्न और आ जाएंगे आपको कि सिविल और क्रिमिनल मैटर क्या होता है। सिविल मैटर का मतलब होता है ऐसा मैटर जिससे समाज बड़े स्तर पर प्रभावित नहीं होता, व्यक्ति खुद ही प्रभावित होता है उसे व्यक्ति के स्तर पर, जैसे जमीन जायदाद, शादी, फ्रॉड एटसेट्रा जो चीजें हैं वो आती हैं सिविल में। क्रिमिनल वाले मुद्दे ऐसे आते हैं जिसमें पूरा समाज प्रभावित होता है और पूरे, जैसे लड़ाई दंगा एटसेट्रा, और पूरे समाज प्रभावित होने के साथ साथ यदि क्रिमिनल केस में जो विक्टिम है वो ताकतवर नहीं है, सक्षम नहीं है, तो जो सरकार है, जो स्टेट है, वो उसकी केस लड़ेगी और अपराधी को सजा तक पहुंचाएगी। अर्थात पूरा समाज या पूरी सोसाइटी, और पूरी समाज या सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उस अपराधी को सजा के चौकट तक या सजा तक पहुंचाएगी। जबकि सिविल में व्यक्ति को अपना केस खुद लड़ना पड़ता है। सिविल कंसर्न्स में यदि व्यक्ति कमजोर है तो जो अपराधी है उसे सजा नहीं मिलेगी, सजा देने का काम मतलब सामान्यतः उस दोनों के बीच का मुद्दा होता है। तो क्लियर हुआ? तो अब इसी मुद्दे को समझ लो आर्टिकल 20 में क्या क्या कहा गया है। आर्टिकल 20 का जो सबसे पहले नाम है उसको समझते हैं हम लोग। इसको कहा जाता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो पहले इसका नाम लिख लो, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंसेस अर्थात किसी अपराध से संबंधित दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराध से संबंधित दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण, यह है आर्टिकल 20। अर्थात किसी भी अपराध में जो दोष सिद्ध होगा उसमें कुछ आपको प्रोटेक्शन दिया गया, कुछ राइट दिया गया है। तो पहला राइट क्या दिया गया? तो इसके लिए जब हम बात करें आर्टिकल में तो इसमें 3 क्लॉजेज बनाए गए हैं, 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। ये जो 3 क्लॉजेज हैं इसमें पहला क्लॉजेज ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को रेट्रोस्पेक्टिवली आप सूट नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये होगा कि किसी व्यक्ति को पूर्वगामी तरीके से या जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन के बाद से तो स्वीकृत कर सकते हो, अर्थात उसे तो केस किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। तो पहला ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति, सबसे पहला यह है कि किसी व्यक्ति को बिना अपराध का दंड नहीं दिया जा सकता, सबसे बेसिक सा काम। इसमें पहला क्या कहा गया? किसी व्यक्ति को मतलब एनी पीपल को बिना अपराध के दंड नहीं दिया जा सकता। मतलब जो कोई भी व्यक्ति है उसको बिना किसी ऑफेंस के उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, उसे पनिश नहीं किया जा सकता। नो ऑफेंस नो पनिश। अब यहां कंसर्न ये होगा कि जो ऑफेंस या जो अपराध है, इस ऑफेंस की बात करें तो ऑफेंस क्या होगा? तो इसमें होगा कि अपराध के दिन यदि कृत्य अपराध है, अर्थात जिस दिन एक्ट हुआ है उस दिन यदि वो एक्ट अपराध है तब तो अपराध है, बाद में यदि वो अपराध होता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि जिस दिन एक्ट हुआ है, एक्ट जिस दिन हुआ है, मतलब यह ऐसे लिख लो, एक्ट एक्टेड, जिस दिन एक्ट हुआ है उस डेट को यदि एक्ट ऑफेंस है, जिसका मतलब है कि वो ऑफेंस हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। अर्थात एक्ट एक्टेड की तारीख, मतलब इस डेट को यदि एक्ट ऑफेंस है तो ऑफेंस, तब तो अपराध है, अदरवाइज नहीं। अर्थात यह होगा कि जिस दिन आपने कोई कार्य किया है, जिस दिन आपकी कुछ एक्टिविटीज हुई हैं, उस दिन यदि वो अपराध है
तो इसका मतलब वो अपराध होगा यदि उसके बाद मान लो आज आपने कोई कार्य किया और आज वो अपराध नहीं है और कल वो अपराध हो जाएगा। जैसे अभी आपने सुना होगा ना कि अभी कल ही एक हेमंत बिश्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एक बदरुद्दीन अजमल हैं, बदरुद्दीन अजमल असम के एक पूर्व सांसद रहे हैं, तो सांसद ने कहा कि हमें जितनी मर्जी हम शादी कर सकते हैं, मुस्लिम लॉ में ऐसा रूल्स है। असम में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात हो रही है, तो इस पे शर्मा ने कहा कि यदि अजमल को शादी दोबारा करनी है या जितनी भी शादी करनी है तो वो चुनाव से पहले कर लें, क्योंकि इसके बाद यूसीसी लागू हो जाएगा और फिर शादी करना लीगल नहीं होगा, फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो कंसर्न्स ये है कि जिस दिन आज जैसे मान लो यूसीसी देश में लागू नहीं है तो पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ का मतलब यह है कि एक इस्लाम में जो विहित शादी है, जो एक लिमिटेड शादी है कि आप मल्टीपल शादी कर सकते हैं, 4 शादी कर सकते हैं। तो मान लो 2, 3 या 4 शादी आपको करनी है, यदि आपने कर लिया तो आज तक वो अपराध नहीं है। और यदि मान लो कल सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया और सरकार ने फिक्स कर दिया कि एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती, तो कल यदि आप शादी करोगे दूसरी शादी, तो इसका मतलब वो अपराध हो जाएगा। अर्थात ये हुआ कि आज यदि कोई व्यक्ति 2 शादी करता है तो कल वो अपराध नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इस दोनों शादी की मान्यता दे दी जाएगी। लेकिन कल यदि वो व्यक्ति दोनों 2 शादी करता है, जब यूसीसी लागू हो जाए तो फिर वो अपराध हो जाएगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसा भी समझ लो, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अब यहां से जाके बाहर विदेश में रहता है और विदेश में रहता है, विदेश में रहने के साथ साथ उसने 2 शादी की है। अब भारत में यदि उसके बाद वो नागरिकता लेता है तो भारत में जिस दिन से नागरिकता वो लेगा उस दिन से उस पर सारी कानून लागू होंगी, अर्थात पूर्व में जो उसकी 2 पत्नी या 4 पत्नी या जो कुछ भी था वो सारे लेके साथ आ सकते हैं और उस पर कोई लीगल कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे। क्लियर हुआ मुद्दा? अर्थात ये हुआ कि जिस दिन कानून बना उस दिन के बाद से वो अपराध होगा, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 20 का 1 है वो ये कहता है कि जो कानून होंगे वो रेट्रोस्पेक्टिव किसी व्यक्ति को आप सूट नहीं कर सकते, रेट्रोस्पेक्टिव सूट नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को पहले से रेट्रोस्पेक्टिवली शूट नहीं कर सकते। अब यहां थोड़ा 1-2 टर्म समझ लो। जो लॉ है, लॉ में क्या होता है? लॉ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव है इसको कहते हैं पूर्वगामी, और जो प्रोस्पेक्टिव है इसको भविष्य या पूर्वगामी या पूर्वलक्षी भी इसको कह सकते हैं, और इसको कहते हैं भविष्यलक्षी। जो रेट्रोस्पेक्टिव है वो बैक डेट से भी लागू हो सकता है, बैक डेट से भी लागू हो सकता है, जबकि ये क्या होगा? ये केवल या तो तत्काल या फ्यूचर में लागू होगा, या तो सेम दिन जिस दिन कानून बना उस दिन से लागू होगा, या फ्यूचर में जिस दिन से लागू होना होगा उस दिन से लग सकता है। तत्काल या भविष्य में लागू होगा। और यहां स्पेशली कहा जाता है, जो हमारे पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, उसके पास ये राइट है कि जो सिविल कानून है वो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल कानून है वो केवल और केवल प्रोस्पेक्टिव बनाए जा सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बनाए जा सकते। इस बात को स्पेशली ध्यान रखो कि रेट्रोस्पेक्टिव में सिविल एंड क्रिमिनल दोनों लॉ बनाए जा सकते हैं, दोनों लॉ बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रोस्पेक्टिव में केवल क्रिमिनल लॉ बनाया जा, सॉरी इसको उल्टा हो गया, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो रेट्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव केवल और केवल सिविल बनाए जा सकते हैं, अर्थात सिविल लॉ को आप पुराने और आगे दोनों ही कंसेप्ट्स में लागू कर सकते हो, लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ है वो केवल और केवल प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव है इसमें ये केवल और केवल सिविल हो सकता है, केवल सिविल लॉ हो सकता है, लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव है ये दोनों हो सकता है, बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल। बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल का मतलब, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अभी भी समझ सकते हो
जैसे कहा गया कि अभी कांग्रेस से चंदा वसूलने की बात है, तो कांग्रेस से चंदा वसूलने की बात है जो इनकम टैक्स संबंधित जो चीजें हैं, तो इसमें भी कहा जा सकता है कि पिछले कई साल पुराने मुद्दे को खोले जा रहे हैं। तो पिछले कई पुराने साल मुद्दे को यदि खोला जा रहा है तो इनकम टैक्स टैक्स वगैरह आदि से जो संबंधित नियम है वो हम पुराने नियम भी बना सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नियम भी बना सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ का संबंध जो भी बनेगा वो केवल और केवल प्रोस्पेक्टिव बनेगा। तो इसमें हमने ये कहा कि जो प्रोस्पेक्टिव है उसमें क्या क्या होगा, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव है वो केवल और केवल सिविल का बनेगा, इसमें क्रिमिनल लॉ का नहीं बन सकता। अब यहां कंसर्न्स होंगे सिविल और क्रिमिनल लॉ क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ ही लो। कहा जाता है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या हुआ, ये इंडिविजुअल से संबंधित होता है, इंडिविजुअल से संबंधित रिलेटेड होता है, और जो क्रिमिनल लॉ है ये इंडिविजुअल के साथ साथ पूरे सोसाइटी से रिलेटेड होता है, इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट पूरे सोसाइटी पे भी होता है। ये व्यक्ति के साथ साथ सोसाइटी से भी संबंधित होता है, सोसाइटी के साथ संलग्न होता है, अर्थात इसमें सोसाइटी भी इंपैक्ट होता है। जैसे क्राइम है, मर्डर है, दंगा है, इस सबसे क्या होगा, केवल दंगा में एक व्यक्ति मारा केवल वही प्रभावित नहीं होता है, पूरा समाज प्रभावित होता है। और ऐसे कंसर्न्स में समाज की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि प्रतिपक्षी अर्थात जो विक्टिम है वो कमजोर है, विक्टिम उस ऑफेंडर को या उस अपराधी को सजा के चौखट तक नहीं पहुंचा सकता, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पहुंचा दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक बड़ा दबंग व्यक्ति है जिसने कई सारे मर्डर किए, और मर्डर करने के बाद उसके फैमिली मेंबर को जिसका मर्डर हुआ है वो चूंकि गरीब है या उसकी ताकत कम है, उसने पैसे के दम पे या मसल्स पावर के दम पे उसे मैनेज कर लिया और केस करने से मना कर दिया। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगी, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उस बात के लिए आगे बढ़े और सरकार उस मुद्दे को केस में ले जाए। अर्थात यदि मर्डर केस में परिवार चाहे भी तो समझौता नहीं कर सकता, उसे अंतिम तक पहुंचाना ही होगा। तो क्रिमिनल केसेस की खासियत क्या होगी, इसमें क्या होता है, दंगा, मर्डर एटसेट्रा, और इसमें सरकार केस लड़ती है, सरकार केस लड़ती है। जबकि जो सिविल है इससे संबंधित कौन सा मुद्दा होगा, ये सामान्य मुद्दे होंगे, कैसे, शादी, जैसे मैरिज, डिवोर्स वगैरह संबंधित इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित मुद्दा है, फ्रॉड से संबंधित मुद्दा है, चीटिंग, ये सब जितने कंसर्न्स हैं इसमें केवल इंडिविजुअल व्यक्ति प्रभावित होता है, उस व्यक्ति से संबंधित है। इसका मतलब होगा कि आपको खुद ही अपने केस लड़ने होंगे और खुद ही उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने होंगे। तो जो सिविल लॉ है वो कैसा बनाया जा सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव भी बनाया जा सकता है एंड प्रोस्पेक्टिव भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वो क्या हो सकता है, केवल और केवल प्रोस्पेक्टिव बनाया जा सकता है, केवल और केवल प्रोस्पेक्टिव बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 1 है वो यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप रेट्रोस्पेक्टिवली किसी मुद्दे पे सूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुद्दा किससे है, अपराध से संबंधित, और अपराध का मतलब होगा कि अपराध उस दिन होता है जिस दिन काम हुआ है, उस दिन यदि वो अपराध की श्रेणी में है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब इसी कंसर्न्स के बाद हम लोग आगे बढ़े। दूसरा जो आर्टिकल 20 का पार्ट 2 है, मतलब 20 का 1 कंप्लीट हो गया कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव सूट नहीं होगा, अर्थात किसी व्यक्ति को जिस दिन अपराध हुआ उससे पहले के तहत या पहले के आधार पे उसको हम सजा नहीं दे सकते। दूसरा जो 20 का 2 है वो कहता है कि मोर देन वंस किसी भी व्यक्ति को, अर्थात एक ही केस के लिए, एक ही घटना के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार ना तो आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो ना ही उसे 2 बार पनिश कर सकते हो। मुद्दा यह हुआ कि जैसे मान लो एक व्यक्ति ने आज अपराध किया है, उस अपराध की सजा उस व्यक्ति को मिल गई या सजा नहीं मिली, जो भी कंसर्न्स है उस व्यक्ति के कोर्ट से वो बरी हो गया। तो कहा गया कि एक ही मुद्दे को बार बार कोर्ट में ले जाना क्या सही होगा या नहीं होगा, इस पे एक लंबा डिबेट है, बड़ी कंसर्न्स है। आज भी ये लीगल और एथिकल दोनों कंसर्न्स में क्वेश्चन उठते हैं। क्या एक व्यक्ति को, जैसे इसी में राइट टू रिमिट या राइट टू, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अभी इंटरनेट से संबंधित कुछ मुद्दे आए थे कि क्या इंटरनेट में जो कुछ भी डेटा रखा गया है उसे डिलीट करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता। तो राइट टू डिलीट एक बड़ा मूवमेंट बना था, इसको पहले ऐसा बेसिक समझ लो, फिर हम लोग आर्टिकल की चर्चा करवाएंगे। जैसे आज कंसर्न्स होता है, क्या एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार सजा मिलनी चाहिए या बारंबार सजा उसे मिलनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहा जाता है कि जो रेपिस्ट है,
अब या जो माइनर के साथ या जो नाबालिग बच्चा है और उसने कोई ऐसा क्राइम किया तो कहा जाता है कि उस बच्चे की बाद में सजा जो भी मिलती है वो तो मिलती है, उसके बाद उसके नाम को पब्लिश नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? कहा जाता है कि चूंकि वो नाबालिग है, अभी उसने जो कुछ भी हीनियस क्राइम किए हैं, जो कुछ भी उसने गलत कार्य किए हैं, उसके लिए उसे जो डिटेंशन या जो कुछ भी उसे कुछ सजा मिली वो तो सजा मिल चुकी है। अब यदि हम उस व्यक्ति का नाम ओपन कर दें, सबको पता चल जाए कि ये व्यक्ति बहुत ही जघन्य अपराध से अपराधी है, तो ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को कोई अपने यहां नौकरी पे नहीं रखेगा, उस व्यक्ति को कोई किसी ऑफिस में एंट्री नहीं देगा। कंसर्न्स ये हुआ कि एक बार अपराध की सजा तो उसे मिल ही गई, अब दोबारा क्यों उसे सजा मिलनी चाहिए? और ये बात नाबालिग के क्यों लिए ही क्यों, बालिग के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति को मर्डर की सजा मिल गई, अब सजा मिल गई तो क्या उस व्यक्ति का इंफॉर्मेशन इंटरनेट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यदि उस व्यक्ति का इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ऑलरेडी होगा, इसका मतलब होगा कि जो कोई भी व्यक्ति कहीं वो नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो पहले उसके इतिहास को जान लेगा और जानने के बाद उसे दोबारा उसे नौकरी पर नहीं रखेगा, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो गलत है। ये बड़ा डिबेट का मुद्दा है। डिबेट का मुद्दा यह है कि कंसर्न ऐसा है कि उस व्यक्ति को एक ही काम के लिए बार बार सजा हो रही है। फिर यह भी होता है कि हर व्यक्ति को जानने का भी राइट है कि मान लो दूसरे को उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका इतिहास क्या है, तो इसीलिए हम पहले जान लेंगे फिर उसको नौकरी पे रखेंगे। तो ये जो कंसर्न है अलग सा डिबेट का मुद्दा है। और एज यूपीएससी चूंकि आप जा रहे हो ब्यूरोक्रेट बनने, आप पे देश की सारी दारोमदार सारे कार्यभार होंगे आप पे, इसलिए आपको इस डिबेट में जाना चाहिए कि आखिर फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। तो एक तो लंबा डिबेट का मुद्दा है ही। जो आर्टिकल 22 कहते 20 का जो सेकंड क्लॉज है वो ये कहता है, स्पेशली भारत के संदर्भ में बात करें, कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता है। यहां स्पेशली ध्यान रखो, यहां लिखा गया प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में क्या है और इंग्लैंड में क्या है, यदि व्यक्ति प्रोसिक्यूट हो गया तो दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को एक मुद्दे पर यदि अदालत में मामला चला गया और अदालत ने उसे या तो सजा दे दी या फिर अदालत ने सजा नहीं दी, अदालत ने उसे बरी कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब वो बरी हो गया, अब उसे दोबारा उस बात के लिए दोबारा कभी उस पे केस को खोला नहीं जा सकता। ये अमेरिका के कंसर्न्स है। इंडिया में क्या है कि कहा गया कि प्रोसिक्यूट एंड पनिश, एक बार आप पे केस चला और केस चलने के बाद आपको सजा मिल गई, तो सजा मिलने के बाद फिर उस मुद्दे पे दोबारा आपके खिलाफ केस नहीं हो सकता, दोबारा कोर्ट में मुद्दा ओपन नहीं हो सकता। लेकिन यदि ऐसा हुआ है कि आप पे केस चला है और आप उससे बरी हो गए, आपको सजा नहीं मिला, ऐसे कंसर्न्स में दोबारा प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। क्योंकि जो इस आर्टिकल जो क्लॉज 2 में लिखा है वो स्पेशली लिखा गया है कि प्रोसिक्यूट एंड पनिश नहीं कर सकते, इसका मतलब प्रोसिक्यूट तो कर सकते हैं। तो भारत में यह संदर्भ है। अब इसी संबंध तमाम चूंकि फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का मतलब इस राइट को छीना भी नहीं जा सकता और ये ह्यूमन के जीवन के लिए, जिंदगी जीने के लिए एक बहुत ही एसेंशियल राइट्स है, इसीलिए काफी डिबेट का मुद्दा बनता है। इसी में आता है राइट टू डिलीट। अभी जो हमने इंटरनेट की बात की कि इंटरनेट में जो आपका कोई इंफॉर्मेशन है, क्या उसे डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसी के क्राइम्स या किसी व्यक्ति के जो क्राइम कुंडली है, वो क्राइम कुंडली क्या इंटरनेट में या पब्लिक में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यदि मान लो उस व्यक्ति की क्राइम कुंडली को पब्लिक में रख दोगे तो उस व्यक्ति के हिसाब से सोचो तो उसके साथ ये समस्याएं तो हो सकती हैं कि एक बार उसने क्राइम किया, उसकी सजा तो उसे मिल गई है, अब वो व्यक्ति दोबारा सुधर गया, मान लो रिफॉर्म हो गया, लेकिन उसके इतिहास उसका पीछा छोड़ेगा नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसा रखेगा, एक रेपिस्ट होगा या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सीरियल किलर है, उस व्यक्ति को आप अपने यहां नौकरी पे रखोगे, कितनी भी बात हो इस बात को प्रमाणित करे क्यों नहीं, अब वो सुधर गया, वो महात्मा हो गया एक्सेट्रा। तो कंसर्न ये है कि फिर हम उस बात के लिए कितने दिन तक उसे सजा देते रहेंगे, क्या करते रहेंगे। तो ये आर्टिकल 20 के जो सेकंड क्लॉज है उसमें है कि एक व्यक्ति को एक ही मुद्दे में, एक व्यक्ति को एक ही मुद्दे में डबल प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं डबल जेपैरिटी। डबल जेपैरिटी का मतलब एक ही मुद्दे में दो बार सजा नहीं दिया सकता है। पर क्या है ये समझ लो, प्रोसिक्यूट एंड पनिश नहीं किया जा सकता। एक ही व्यक्ति को दोबारा प्रोसिक्यूट एंड पनिश नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूट एंड पनिश नहीं किया जा सकता है, दोबारा प्रोसिक्यूट एंड पनिश नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या मतलब होगा, यहां ध्यान रखो, जो प्रोसिक्यूट है मतलब उस पर अदालती कार्रवाई, अदालती कार्रवाई, और पनिश का मतलब दंड। तो मतलब एक व्यक्ति को दोबारा दंड और प्रोसिक्यूट और दंड नहीं दे सकते।
क्योंकि इसमें यह लिखा है, इसलिए स्पेशली ध्यान रखो, स्टार बना के यहां नोट कर लो कि इंडिया में प्रोसिक्यूशन दोबारा हो सकता है। यदि मान लो पहले प्रोसिक्यूशन में उसे दंड नहीं मिला हो तो इस आधार पर दोबारा उसे हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है कि यदि प्रोसिक्यूशन भी हो गया तो उस ये न्यायालय की फेल्योर है या वादी का फेल्योर था कि उसने उस टाइम में सबूत एक्सेप्टाज नहीं दिए। वो व्यक्ति दोबारा क्यों आए कोर्ट में, वो व्यक्ति अपना टाइम क्यों बर्बाद करे, क्योंकि वहां फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स और इसके बीच में थोड़ा सा एक बैलेंसिंग की गई है, इसीलिए दोनों यहां क्या है, इसको स्पेशली नोट कर लो। इन इंडिया प्रोसिक्यूशन दोबारा हो सकता है, प्रोसिक्यूशन दोबारा हो सकता है। कब हो सकता है? इफ नॉट गेट पनिश्ड इन फर्स्ट प्रोसिक्यूशन, यदि पहले प्रोसिक्यूशन में उसे सजा नहीं मिली हो। इफ नॉट गेट पनिश्ड इन फर्स्ट प्रोसिक्यूशन, अर्थात पहले प्रोसिक्यूशन में यदि वो, अर्थात पहली बार जब अदालती कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई में यदि उसे सजा ना मिला हो तो दूसरी बार जो पीड़ित पक्ष है वो दोबारा जा सकता है कि मतलब इन सबूतों के आधार पर उसे दोबारा सजा देना चाहिए। क्लियर हुआ? जबकि यूएसए में स्पेशली अब इस बात को ध्यान रख लो कि डबल प्रोसिक्यूशन भी नहीं हो सकता, डबल प्रोसिक्यूशन भी नहीं हो सकता। अर्थात हमारे यहां ये नहीं है, हमारे यहां क्या है, हाँ हमारे यहां डबल पनिश नहीं हो सकता है। स्पेशली इस बात को ध्यान रखो, इंडिया में क्या है, इंडिया में डबल पनिश नहीं हो सकता। भारत में डबल पनिशमेंट नहीं हो सकता। ये हो गया आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। इसके बाद हम लोग आते हैं जो आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपको किसी मुद्दे में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो किसी कोर्ट में किसी कंसर्न्स में पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है, तो पुलिस या कोई भी व्यक्ति आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऐसे कई बार होता है ना, पुलिस थाने में ले जाता है और पुलिस उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया है जबरदस्ती उसे टॉर्चर करके या पीट पीट के कहवा लेता है कि हाँ तुम बोलो कि तुमने ये अपराध किए हो और उसके बाद उस अपराध को साइन करवा लेता है कि हाँ ठीक है ये हमारा वचन है। तो कंसर्न ये होता है, कोर्ट इस बात को नहीं मानती है। कहा जाता है कि पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है वो आधिकारिक बयान नहीं होता, क्योंकि पुलिस के पास ऑप्शंस है, पुलिस पीट पीट के भी उससे ऐसा लिखवा ले। इसीलिए यदि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं देना चाहते तो आप नहीं दे सकते, और यदि पुलिस के सामने आपने बाय फोर्स या डर के चलते ऐसा आपने लिख भी दिया तो कोर्ट में इस बात का कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, कोर्ट के सामने यदि आपने स्वयं के खिलाफ स्वयं गवाही दे दी अपनी इच्छा से, अर्थात आपने यदि स्वयं ही किसी बात को एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपके लिए प्रूव हो जाएगा। लेकिन किसी के फोर्स में आके यदि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करवाया जा सकता। क्लियर हुआ ये मुद्दा? मतलब स्वयं के खिलाफ आपको गवाही के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं। मतलब आपको अपने ही खिलाफ गवाह बनने की कोई विवश नहीं कर सकता। इसी बात में 1954 में ही, अब सोचो आजादी के जस्ट टाइम के बाद 54 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी से जबरदस्ती फिंगरप्रिंट एक्सेट्रा भी नहीं लिए जा सकते। जैसे फिंगरप्रिंट है या सिग्नेचर है, वो भी जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। अर्थात बाय फोर्स फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन भी नहीं लिया जा सकता। मतलब अपने खिलाफ आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कहवा सकता कि तुम बोलो कि तुमने यह अपराध किए हैं। यदि पुलिस ऐसा करवा भी लेती है तो कोर्ट इस बात को खत्म कर देंगे। क्लियर हुआ ये मुद्दा? तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 में ये मुद्दा रहा। इसी में स्पेशली एक दो पॉइंट नोट कर लो, तमाम कोर्ट के डिसीजन से ये बात स्पष्ट है। जैसे कहा जा सकता है जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में झूठ बोलने के मशीन या जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है या जो नार्को टेस्ट एक्सेट्रा है,
कहा जाता है कि इसमें भी किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स किया जाता है। तो इसीलिए इस कंसर्न, इन सारी चीजों को भी कोर्ट में मान्यता नहीं दी जाती है। हां, यदि व्यक्ति स्वेच्छा से यह टेस्ट करवाना चाहे, जैसे मान लो किसी व्यक्ति पे आरोप लगा है और व्यक्ति आगे बढ़ के इस बात को प्रमाणित करना चाहता है कि नहीं, हमारे ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत है, और स्वेच्छा से वो इस बात को कहे कि नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लो, तो इस रिपोर्ट उसकी बात एक्सेप्टेबल होंगी, लेकिन फिर भी उसकी रिपोर्ट को पूरी विश्वसनीयता के साथ नहीं मानी जाएगी। इसके कई कारण हैं। कई कारण यह है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट एक्सेट्रा उतने विश्वसनीय टेस्ट नहीं है। कई बार जो व्यक्ति साइकोलॉजिकली काफी मजबूत होता है, वो अपनी बॉडी के हार्मोन्स और जो कुछ भी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कंसर्न्स है उसको स्टेबल बना लेता है, और इस कंसर्न्स में वो जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो नेगेटिव या गलत टेस्ट आता है। और कई बार व्यक्ति सही होने के बावजूद भी उसकी डर या फियर फैक्टर के चलते पॉलीग्राफिक टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं। इसीलिए वैसे भी टेक्निकली भी वो सही नहीं है, और दूसरा कि चूंकि किसी व्यक्ति को आप फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए भी इन टेस्टों को नहीं माना जा सकता। खास करके नार्को टेस्ट वगैरह को तो इसलिए अलाउ नहीं किया जाता कि वो काफी दर्दनाक टेस्ट होता है, और उस दर्दनाक टेस्ट में मान लो व्यक्ति कन्विक्ट हो गया, मान लो पता चल गया कि वो कन्विक्ट हो गया, एक तो टेक्निकली इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो कन्विक्ट है या नहीं है, और दूसरा यदि मान लो टेक्निकलिटी श्योर हो भी गया, तो यदि हो गया तब तो ठीक है, और यदि टेक्निकलिटी ये पता चल गया कि वो रिपोर्ट सही है और वो व्यक्ति गिल्टी नहीं है, ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, फिर उसे कैसे लौटाया जा सकता है। इसीलिए फाइनली तमाम कोर्ट के कंसर्न्स के साथ यह भी कह दिया गया कि जो आज पॉलीग्राफिक टेस्ट है, लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट, ये सब भी एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, ये सब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्लियर हो गया। आर्टिकल 20 में क्या 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 कहा गया, किसी भी दोष से सिद्धि से संरक्षण आपको दी गई है कि दोष सिद्धि में आप खुद ही नहीं उसमें जाके फंस जाए। ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा, आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव दंड नहीं दिया जा सकता। आपने जिस दिन जो कार्य किए हैं, यदि उस दिन वो अपराध था तब तो दंड मिलेगा, नहीं था तो नहीं मिलेगा। आर्टिकल 20 का 2 क्या कह रहा है, 20 का 2 यह कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए डबल प्रोसिक्यूशन या पनिश नहीं किया जा सकता है। हाँ, डबल प्रोसिक्यूशन एंड पनिश, स्पेशली ध्यान रखो, याद नहीं तो मतलब दोबारा कोर्ट में उस मुद्दे को उठाना और दोबारा सजा नहीं हो सकता। एक बार जो सजा हो गई वो ठीक है, हाँ सजा यदि नहीं मिली है तो दोबारा प्रोसिक्यूशन इंडिया में हो सकता है। अमेरिका में हमने क्या किया, अमेरिका में मुद्दे को उठाया भी नहीं जा सकता, एक बार जो हो गया वो हो गया। अब यहां इसके बाद तीसरे जो 20 का 3 है उसमें क्या कहा कि स्वयं के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते, इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, यदि आपको किसी चीज को खुद ही एक्सेप्ट करना है तो अलग बात है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं। तो आर्टिकल 20 हमें लगता है ये आपका समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21। ये जो आर्टिकल 21 है इसमें यह कहा जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है ये, और खास करके आर्टिकल 21 एंड 22 ये पूरी संवैधानिक दशा एवं दिशा के साथ साथ देश की भी दिशा और दशा को बदला है। कई बार इसमें बदलाव, सबसे ज्यादा डिबेटेबल मुद्दा यह रहा है। अब कैसे डिबेटेबल रहा है, क्या है इसको समझ लो। 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहां स्पेशली ध्यान रखो इसमें क्या है, तो जो 21 है, 21 में यह कहा गया है कि बाद में इसमें 21A भी जोड़ा गया है, उसको स्पेशली ध्यान रखो, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी है तो आप इसे समझ लो। ये तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, बाद में इसमें 21A जोड़ दिया गया जिसमें यह कहा गया कि स्टेट 6 to 14 ईयर तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा और हर व्यक्ति को शिक्षा देने की, मतलब दिलाने की कोशिश करेगा, अर्थात मुफ्त शिक्षा दिलवाएगा। तो ये क्या है, राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन ये मूल संविधान में नहीं था और इसको बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया 2002। और स्पेशली भी ध्यान रखो ये लागू कब से हुआ, तो 2010 से। में 21 जोड़ा गया, 21 में क्या जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन,
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा लागू कब हुआ? 2010 में। और इसमें भी जब राइट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो किसका? तो कहा गया 6 to 14 ईयर तक के बच्चों का, अर्थात 6 to 14 ईयर तक का जो बच्चा है उसको, सबको सरकार की जिम्मेदारी है कि एक व्यक्ति को शिक्षा दे, और इसके लिए जो फ्री शिक्षा की बातें हो रही हैं, फ्री एजुकेशन देगी, और इसके लिए राज्य जैसा कानून बनाना चाहे वैसा बनाएगी। तो 6 to 14 ईयर के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई। ये आर्टिकल 21A है। अब इसी बात को 21A को भी हम लोग 21 में ही समझ लेते हैं, इसलिए सीधे 21 में लौटते हैं। देखो 21 में ये कहा गया कि राइट टू लाइफ, इसको है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इसको ऐसे लिख लो, ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहां प्रश्न यह है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, तो लाइफ क्या है, लाइफ का मतलब, और दूसरा पर्सनल लिबर्टी क्या है। तो आर्टिकल 21 में यह कहता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के लाइफ को बिना किसी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को छोड़ के किसी भी अन्य तरीके से स्टेट किसी व्यक्ति के लाइफ को समाप्त नहीं कर सकता। अब यहां यह है कि लाइफ समाप्त करने का मतलब हुआ कि लाइफ क्या होता है। लाइफ का मतलब केवल जान होना ही, जीवंत होना ही जीना है, या जीवंतता के साथ साथ उसको एक रिस्पेक्टफुल जीना भी चाहिए। ये दोनों ही कंसर्न्स, बड़े मुद्दे कंसर्न्स रहे। तो इसमें यह कहा, पहले यह कहा गया कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को किसी भी अन्य तरीके से, अर्थात नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, किसी भी व्यक्ति को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं कर सकता, अर्थात डिप्राइव नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकता, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसको कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप इसको ऐसे समझ लो, 21 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, अर्थात मतलब उस कंसेप्ट में लिया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की ना तो जीवन ले सकता है ना उसकी लिबर्टी ले सकता है। अब जीवन का मतलब उसके प्राण, या फिर उस व्यक्ति की लिबर्टी, मतलब उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या जो व्यक्तिगत लिबर्टी, उन्मुक्तता है, उसे छीन नहीं सकता। अब यहां ही कंसर्न्स हो जाएंगे, इन 3-4 कंसर्न्स को आप समझो कि जीना का क्या मतलब होगा। जहां ये लाइफ है, तो लाइफ के मतलब ये कई बार कंसर्न्स, खास करके मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार के केस में, मेनका गांधी का जब केस हुआ संजय गांधी के मरने के बाद, कई सारे मेनका गांधी को कई तरीके से परेशान किया जा रहा था। उसी केस में इस मूलतया सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पे आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए नए आइडियाज दिए इस संबंध में कि क्या क्या कंसर्न्स होंगे। तो कहा था यहां जो लाइफ की डेफिनेशन है, तो मेनका गांधी केसेस में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लाइफ का मतलब केवल जीना नहीं होता है। लाइफ का मतलब यह होता है कि डिग्निफाइड लाइफ, अर्थात डिग्निफाइड लाइफ का मतलब यह होगा कि स्वास्थ्य सम्मान, एक मनुष्योचित सम्मान के साथ जीना। अब मनुष्योचित सम्मान का जीना का क्या मतलब होगा, कैसा उचित होगा, तो बाद में पीएन भागवती वगैरह जब जस्टिस आए हैं तो उन्होंने इस बात में ऐड किया कुछ पॉइंट, जिसमें यह कहा गया कि जीने का मतलब है कि आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए, प्राइवेसी, आपकी निजता का रक्षा होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको नींद का अधिकार होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको मिनिमम डेटरेंस होना चाहिए, अर्थात भय नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके तहत जीवन जीने को मतलब एक हम डिग्निफाइड लाइफ कह सकते हैं, अर्थात एक जीवंत या प्रतिष्ठापूर्ण जीवन कह सकते हैं। तो जीवन कैसा होना चाहिए, तो जीवन में आता है डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ। और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, मतलब जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये कैसा होगा, तो देखो ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये इंग्लैंड की प्रोसेस थे। इसमें यह कहा गया कि जो सरकार ने नियम बना दिया, संविधान ने जो नियम बना दिया, या न्यायपालिका ने जो नियम बनाया, जिसने भी जो नियम बनाया,
उस बने बनाए नियम के तहत यदि कोई व्यवस्था हो रही है तो उस नियम को यदि पालन किया गया है तो रिजल्ट भले ही कुछ हो जाए उससे कोई मतलब नहीं होगा, हम उस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थात यदि किसी तरह से कानून बना है और उस कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति की प्राण ली जानी है तो उसे प्राण लिया जा सकता है। लेकिन यहां यह क्वेश्चन उठता है कि भारत में कंसर्न्स उठा कि कई बार न्याय के कंसर्न्स भी गलत होते हैं। तो अमेरिका में ऐसा होता है कि अमेरिका में कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब यह होगा कि जो संविधान या सरकार या जो व्यवस्था ने जो नियम बनाए किसी व्यक्ति को प्राण को लेने का, तो उस प्रोसीजर को भी दोबारा चेक किया जा सकता है क्या वो प्रोसीजर सही है या वो प्रोसीजर गलत है। यदि पता चला कि वो प्रोसीजर गलत है तो उसे रोका जा सकता है, इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसी कंसर्न्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के जीवन लेने का जो राइट है उस जीवन लेने के राइट को दोबारा हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू करने का मतलब यह हुआ कि न्यायिक रूप से दोबारा देख सकते हैं क्या वो मुद्दा सही भी है या नहीं है। ऐसे कंसर्न्स में ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बन गया। और आज हालत यह है कि भारतीय कंसर्न्स में हम दोनों चीजों को सेम प्रेफरेंस देते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। थोड़ा सा इस कंसर्न्स को समझ लो फिर आगे आते हैं हम लोग। तो एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इसकी बात करें तो ये इंग्लैंड का सिस्टम था। इसमें यह कहा जाता है कि जो संसद है वो सुप्रीम है, संसद सुप्रीम है। चूंकि वहां का सुप्रीम कोर्ट भी पहले लॉर्ड्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही हुआ करता था, जो हाउस में जो 12 लॉर्ड थे वही हुआ करता था, अब थोड़ा मुद्दा बदला है। तो कंसर्न यह है कि संसद सुप्रीम है, जो नियम बना दिया वही सही है और उसके तहत यदि किसी की प्राण लेनी भी है तो दैट इज इनफ, कोई मुद्दा नहीं होगा। अमेरिका में क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यहां यह कहा जाता है कि इसको कहते हैं नेचुरल लॉ, अर्थात प्राकृतिक नियम। भले ही कुछ है लेकिन नियम किसके लिए, हमारे लिए, और हमें लगता है कि नियम गलत है तो नियम बदला जाना चाहिए। तो ये नेचुरल लॉ है और नेचुरल लॉ ये यूएसए से आया है। इसमें यह होता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है या नियम है उसका रिव्यू भी हो सकता है, तो अर्थात रूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। इसमें क्या है, नॉन जुडिशियल रिव्यू, अर्थात जो प्रोसीजर बना दिया गया अब वो प्रोसीजर सही है या गलत है इससे कोई मतलब नहीं, इससे जो काम होगा वो हो जाएगा। तो भारत में क्या है, भारत में मेनका गांधी के केसेस में यह कहा गया कि सरकार इसको ड्यू प्रोसेस को, मतलब जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ था, इससे कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू अलाउ कर दिया, और जब ये जुडिशियल रिव्यू अलाउ हो गया इसका मतलब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया। अर्थात आज की जो स्थिति है भारत में, आज क्या है इंडिया में, एक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों के बीच में आज भारत में बैलेंसिंग की स्थिति है। इसी कंसेंस में हमने बात की। इसी में मेनका गांधी के केसेस में दो चार पॉइंट और भी समझ लो। मेनका गांधी केसेस मतलब इसमें है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस कंसेंस में यह है कि सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह कब का एक्ट है, तो ये 1978 का केस है। इसमें कोर्ट ने फैसला दिया कि जो आर्टिकल 19 है एंड आर्टिकल 21 है, कहा जाता है कि आर्टिकल 19 और 21 के बीच में कोई लोहे की दीवार नहीं है। लोहे की दीवार होने का मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 19 में क्या है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, आपके तमाम राइट्स को रोका जा सकता है, और 21 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को बिना किसी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड के द्वारा उसकी लिबर्टी को छीना नहीं जा सकता है। लाइफ तो लाइफ ही है, लिबर्टी जो उसकी उन्मुक्तता है उसको भी नहीं छीना जा सकता, और 19 में वही उन्मुक्तता है जिसपे तमाम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। तो आखिर इन दोनों में कंसर्न्स कैसा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बातें कही कि 19 और 21 के बीच में ऐसा कोई लोहे का दीवार नहीं है कि 19 में जैसे रेस्ट्रिक्शन कर दिया वैसे 21 में भी। कहा जाता है कि ये दोनों ही राइट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है।
अर्थात एक व्यक्ति को जीने के लिए जो मिनिमम राइट आवश्यक है वो राइट होना चाहिए। इसीलिए बाद में आपने देखा होगा जब संविधान आपातकाल वगैरह की बात करते हैं तब भी कहा गया कि 21 और 20 जो 20 और 21 है इसको स्पेशली फिर भी मेंशन किया गया है। 21 को तो कभी समाप्त ही नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो कहा गया कि 19 और 21 के बीच में कोई लोहे की दीवार नहीं है, आयरन कर्टेन नहीं है, और इसीलिए इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 19 और 1 के बीच लोहे की दीवार नहीं, आयरन कर्टेन नहीं है। ठीक, इसी कंसेंस में यहां से ही मुद्दा चेंज हुआ। अब इसके बाद 1980 में जस्टिस पीएन भागवती थे। पीएन भागवती ने इसमें एक दो मुद्दा और ऐड किया। एक दो मुद्दा इसमें और किया कि जो लाइफ का मतलब है, तो लाइफ में क्या क्या आ जाएंगे, तो ज्यादातर लाइफ में राइट टू प्राइवेसी आ जाएगा, निजता का अधिकार आ जाएगा। इसी के तहत इसके अंतर्गत सम्मान का अधिकार, रिस्पेक्ट का अधिकार आ जाएगा। इसी के साथ निंद का अधिकार, कोई आपके बगल में, आपके पड़ोस में जोर जोर से लाउड स्पीकर एक्सेट्रा नहीं बजा सकता जिससे आपकी नींद में खलल हो। तो ये सारे के सारे जो राइट्स इसी राइट्स में आ जाएंगे। अब इसी राइट्स में एक दो प्रश्न थोड़ा सा और समझ लो। एक मेजर कंसर्न है सुसाइड का केस। इसके बाद इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। कहा जाता है कि जो 21 है, इस 21 में क्या कहा गया कि जीवन की स्वतंत्रता और जीवन किसी के सरकार या जो समाज, जो सरकार है हमारी, वो बिना किसी प्रोसेस का जीवन ले नहीं सकता। तो कंसर्न ये है क्या जीवन जीने के राइट में मरने का राइट है या नहीं है, अर्थात जो आत्महत्या है, सुसाइड की क्या कंसर्न है। तो देखो, पहले तक भारत में जो आईपीसी था, उस आईपीसी में आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना जाता था। आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानने का मतलब यह होगा कि कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या की कोशिश किया, यदि उसने मर गया, तो मरने का मतलब तो फिर इनफ ही हो गया। यदि वो नहीं मरा तो उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा की प्रावधान थी। तो यह अपने आप में कितना हास्यास्पद है कि एक व्यक्ति मरने की कोशिश कर रहा है और यदि वो बच गया तो उसे फिर भी आप जेल में डाल रहे हो। इसलिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कई बार इसे कहा गया कि इस मुद्दे को हटाया जाए। तो फाइनली कंसर्न ये हुआ, और इससे पहले भी आत्महत्या करना ये सही है या गलत है, वो क्या क्या कंसर्न होंगे। तो आत्महत्या के कंसर्न में सबसे पहले 2 केसेस आए। यहां प्रश्न उठा कि जीवन जीने में क्या मरने का राइट है या नहीं है। 21 में कहा कि एक व्यक्ति को डिज्नी फुल लाइफ होना चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि कोई समस्या है, मान लो उसकी जीवन जैसा वो जीना चाहता है वैसा जी नहीं पा रहा है, तो क्या वो सुसाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में लगातार कई सारे प्रश्न आते रहे थे कि जीने में मरने का राइट नहीं है। कुछ लोग कहते थे नहीं, हमें यदि जीने की इच्छा नहीं है तो हम मर सकते हैं। तो ऐसा कंसर्न में क्या था, तो जो सुसाइडियल वाला जो एक्ट था, सुसाइड करने की कोशिश, वो अपराध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मारुति श्रीपति दूबल का केस आया। मारुति श्रीपति दूबल का केस आया। इस केस में 1987 में यह केस था। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो जीना है वो जीना और ना जीना, ये दोनों ही मुद्दे एक अलग अलग कंसर्न में यदि देखा जाए तो इसमें कहा जाता है कि जीने में ही ना जीने का राइट छुपा हुआ है। मान लो डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए और किसी व्यक्ति की डिग्निफाइड लाइफ नहीं है, उसे बहुत कष्ट है, कोई बीमारी है या कोई कंसर्न है, वो व्यक्ति मरना चाहता है तो वो मर सकता है। अर्थात इसने ये कहा कि जीने में मरने का राइट है, जीने में मरने का राइट है। इसी साल 1987 में ही आंध्रा हाईकोर्ट आता है चन्ना जगदीश्वर केस में। आंध्रा हाईकोर्ट चन्ना जगदीश्वर केस, ये जो चन्ना जगदीश्वर केस आता है, इस केस में आंध्रा हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जीने में मरने का राइट नहीं है, क्योंकि जीना मतलब जीना होता है, मरना नहीं होता है। तो इसलिए क्या क्या, जीना अलग है और मरना अलग है, अर्थात इस दोनों में कोई संबंध नहीं है। अर्थात जो 21 में कहा गया कि जीने का राइट है तो आप मर नहीं सकते। इसके भी कंसर्न थे, क्योंकि आप मर जाएंगे तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्टेट ने जो आपने पैसे खर्च किए हैं, आप पे जो भी कंसर्न है या आप पे जो डिपेंडेंट है, उनका क्या होगा। अब ऐसी स्थिति में एक ही साल में 2 हाईकोर्ट ने कंट्राडिक्टरी जजमेंट दिया। तो जब कंट्राडिक्टरी जजमेंट दिया तो फिर क्या होगा, तो इसी के बाद मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट गया, और जब सुप्रीम कोर्ट गया तो 1994 में पी रतिनाम का केस आता है। 1994 पी रतिनाम केस। इस पी रतिनाम केस की यदि बात करें तो ऐसे इस कंसर्न में यह कहा जाता है कि जीने में ना जीना शामिल है, और इस तरह व्यक्ति यदि चाहे
तो मर सकता है। और इस तरह आईपीसी 309 को खत्म कर दिया गया। 309 का मतलब जिसमें आत्महत्या को अपराध बनाया गया। पीरती नाम केस में यह कहा गया कि जीने में ना जीना शामिल है, ना जीना शामिल है, अर्थात आप आत्महत्या कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं। अर्थात सुसाइड, इसका मतलब जो सुसाइड की कोशिश थी, अर्थात आईपीसी की धारा 309 जिसमें यह कहा गया कि जो भी सुसाइड करने की कोशिश करेगा उसे सजा दी जाएगी, इसे खारिज कर दिया गया। बाद में फिर इस मुद्दे पे प्रश्न उठा, क्योंकि भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज में, या जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में आत्महत्या को अपराध माना गया है। इससे तमाम सामाजिक और आर्थिक और जो तमाम सांस्कृतिक कंसर्न्स थे वो उठने शुरू हो गए। कैसे कंसर्न शुरू हुए? एक नॉर्मल व्यक्ति के कंसर्न्स में तो ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया तो ये उसकी राइट्स है, वो सुसाइड कर ले तो क्या हर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है मरे या जिए। लेकिन कंसर्न से नहीं, आपका जीवन केवल आपका जीवन नहीं है। मुद्दा यह है कि आपके पिता, मां या आपकी सोसाइटी ने जो आपको पालने पोसने इत्यादि में इतनी जिम्मेदारी निभाई है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसका इन्वेस्टमेंट कौन लौटाएगा? आप जब मर जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो फिर आप कहेंगे कि हम मर गए तो फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी खत्म। ऐसा तो नहीं होगा। फिर जैसे मान लो आपके मदर फादर है जिन्होंने आपको पाला पोसा बढ़ाया है, तो वो जब बूढ़े होंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेना होगा, समाज को लेना होगा। और जब समाज या सरकार वृद्धाश्रम या किसी भी तरह की पेंशन एक्सेट्रा की व्यवस्था से उनकी सुरक्षा करेगा तो समाज क्यों करेगा? आपने जितने इन्वेस्टमेंट करवाया है, चाहे शिक्षा में या जीवन में, आपने 20, 30 या 40 साल की जिंदगी जो आपने जिया है, यदि मान लो 50 साल में हुए तो आपने जो बच्चे रखे हैं उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इन सारी जिम्मेदारी को, चूंकि आपको यहां तक पहुंचाने में पूरी समाज, पूरी सोसाइटी, पूरी फैमिली की तमाम तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, तो उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिटर्न कैसे मिलेगा, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि पहले वो सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो सारे रिटर्न आप लौटाइए, फिर हम मर सकते हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा में कहा जाता था कि संन्यास आश्रम के बाद अब घर से मुक्त होकर चले जाएंगे। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। भारतीय धर्म में भी यही बात कहा गया कि जो आत्महत्या करता है वो सीधा नर्क जाता है। इसके साइंटिफिक या सोशियोलॉजिकल कंसर्न्स ये थे, क्योंकि आप यदि सुसाइड कर लेंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे और आपकी जिम्मेदारी दूसरा व्यक्ति क्यों निभाएगा। तो इसीलिए फिर जब इस मुद्दे में सोशल और कंसर्न्स तमाम बनते चले गए तो 1996 आता है, और 1996 में ही सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा आता है ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य। स्पेशली ध्यान रखेंगे, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य। और इस ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जीने में मरने का राइट शामिल नहीं है, अर्थात जीना अलग है और मरना अलग है। अर्थात एक व्यक्ति जीने के राइट के तहत मरने का दावा नहीं कर सकता, अर्थात सुसाइड करना अपराध है। तो भले ही हाँ, आप कंसर्न्स को आईपीसी में आप उसे सजा नहीं दे सकते उस व्यक्ति को, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस कंसर्न्स में सरकार की जिम्मेदारी है या समाज की जिम्मेदारी है कि सुसाइडल टेंडेंसीज कंसर्न्स जिस व्यक्ति को हो उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश करे। हाँ, सजा ना दे, सजा देना चूंकि मूर्खता भरी बात थी, चूंकि वो परेशान है तभी सुसाइड करने की कोशिश किया, तो आज भी इसको तो वैलिड नहीं रखा। और नई जो संहिता बनी है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसमें इस मुद्दे को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन हाँ, सुसाइड ना करें इस बात की सरकार को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जीने में मरने का राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तमाम जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, तो धार्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। तो आज क्या हो गया, आज सुसाइड के कंसर्न्स खत्म हो गए। अब इसी में एक राइट और भी हुआ, इसमें जो तर्क आया था, जो लॉजिक आया था, यहां एक कंट्राडिक्टरी लॉजिक आया था। जैसे आर्टिकल 19 हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 में कहा गया कि बोलने में ना बोलने का राइट शामिल है। तो बोलने में ना बोलने का राइट, यदि 19 की चर्चा करें तो आप यहां ध्यान रखोगे, कहा था कि मौन रहना भी अभिव्यक्ति का ही एक कारण हो सकता है। तो जब बोलने में ना बोलने का राइट शामिल है तो जीने में भी ना जीने का राइट शामिल होना चाहिए। तो यहां इसका उत्तर यह मिला कि ना बोलने के बाद जब कभी भी आपकी इच्छा होगी तब आप बोल सकते हो, लेकिन जीने में यदि मरने का राइट हो जाए और एक बार आप मर जाएंगे तो फिर जीने की इच्छा तो हो ही नहीं सकती, फिर आप चाह के भी नहीं जी सकते। इसीलिए वो दोनों ही कंसर्न्स अलग है। लॉजिकल फैलेसी है। लॉजिकल फैलेसी का मतलब तार्किक झूठ है। बोलने में ना बोलने का मतलब जब इच्छा होगी तब बोल सकते हैं, लेकिन जब एक बार मर गए तो दोबारा जी नहीं सकते, इसलिए इस राइट को ऐसा नहीं रखा गया। तो ये लगभग आपको क्लियर हो गया। इसी कंसर्न्स में आता है इच्छा मृत्यु की बात आती है। तो इच्छा मृत्यु भी कहा गया कि भारत में पैसिव यूथेनेसिया अलाउ किया गया, एक्टिव यूथेनेसिया अलाउ नहीं किया गया। आई होप ये चीजें, पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है थोड़ा समझ लो, एक सेकंड, बस एक सेकंड में ये टॉपिक हमारा समाप्त होगा। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब ये होगा, एक टर्म होता है सहज मृत्यु। इसी आत्महत्या के संबंध में जब आएंगे तो सहज मृत्यु की भी बात होगी, ये क्या होती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी या दर्द आदि से जूझ रहा है, ऐसे कंसर्न्स में वो व्यक्ति चाहता है कि वो मर जाए, तो क्या उसे मरने देना चाहिए या नहीं चाहिए। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम वगैरह में ऐसा अलाउ है कि उस व्यक्ति को लीथल इंजेक्शन वगैरह डाल के उसे मार दिया जाता है।
ताकि दर्द ना हो और व्यक्ति मर जाए। लाइलाज बीमारी है जो कि ठीक होने की संभावना नहीं है। कई देश में ऐसा है कि पैसिव यूथेनेसिया, तो भारत में पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ किया गया। लॉ कमीशन के कई सारे रिपोर्ट में ऐसे थे, बाद में एक हद तक भारत में पैसिव यूथेनेसिया लॉ है। पैसिव यूथेनेसिया के अंतर्गत क्या होता है, जैसे लाइलाज बीमारी से संगंभित या पीड़ित जो व्यक्ति है जिसको ठीक होने की संभावना नहीं है, उसे हम डायरेक्टली इंजेक्शन वगैरह देके तो नहीं मारते, लेकिन उससे जो लाइफ सपोर्ट है, मान लो हॉस्पिटल में है, डायलिसिस हो रहा है, तो उसको मशीन हटा लेंगे, उसे घर ले आएंगे। अर्थात हम एक्टिवली नहीं मारेंगे, लेकिन जो लाइफ सपोर्ट एक्सेट्रा की जो चीज है उसे हटा देंगे, और इस तरह जो मारना होगा उसको कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। तो पैसिव यूथेनेसिया भारत में अलाउ है। अब यहां कंसर्न है पैसिव यूथेनेसिया की मांग कौन कर सकता है, तो इसके लिए सरकार ने नियम बनाए, खास करके अरुणा शाहनबाग वाला जो केस था, कभी इस केस की चर्चा करवाएंगे। अरुणा शाहनबाग केस में यह हुआ कि एक नर्स थी जो कई साल से बिस्तर पे पड़ी हुई थी, अर्थात वो कोमा में थी, उसके भी कई सारे स्टोरी थे, उसके अलग कंसर्न्स में कभी डिस्कशन करवाएंगे। तो फाइनली ये हुआ कि उसको मरना था या नहीं मरना था, तो बाद में पैसिव यूथेनेसिया अलाउ किया गया। तो उसमें ये होता है कि पैसिव यूथेनेसिया की मांग कौन कर सकता है, यदि मान लो व्यक्ति होश में है, व्यक्ति खुद दर्द से पीड़ित है, तो व्यक्ति खुद ही कोर्ट में मांग कर सकता है कि मुझे पैसिव यूथेनेसिया दिया जाए। यदि व्यक्ति इस होश में नहीं है कि वो मांग कर सके, तो व्यक्ति का परिवार, उसका नजदीकी मित्र या उसके जो रिश्तेदार हैं वो इस बात के लिए मांग कर सकते हैं। और जब इस बात की मांग की जाएगी तो कौन अलाउ करेगा, तो कहा जाता है हाईकोर्ट अलाउ करेगा, और हाईकोर्ट इसके लिए 3 जजों की 3 डॉक्टर का पैनल बनाएगा। 3 डॉक्टर का पैनल बनाएगा, तीनों डॉक्टर की रिपोर्ट होगी, और इस रिपोर्ट के आधार पे जो हाईकोर्ट के जज होंगे वो जज डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या क्या कंसर्न्स होंगे। और इसमें भी ध्यान रखो, हाईकोर्ट में भी 2 जज होने चाहिए, कम से कम 2 जज के बेंच होंगे। इसके पास परिवार या दोस्त या रिश्तेदार मांग करेगा, उस पर जज 3 डॉक्टर की टीम बनाएगी, रिपोर्ट देगा, इसकी क्या वो रियली ऐसा है कि वापस लौटने की संभावना नहीं है, टाइम की बर्बादी है, उसके दर्द आसानी है, ऐसे कंसर्न्स में यदि अलाउ कर दिया जाए तो फिर उसे लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाता है और पैसिव यूथेनेसिया अलाउ कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे 21 का हिस्सा था। आई होप 21 कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा और सेशन होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।